था तो बच्चों, आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे एटम के, इस बारे में सोचना शुरू हुआ कि इनका अरेंजमेंट कैसे है, यानी इलेक्ट्रॉन किस एटम में कहाँ प्रेजेंट है, प्रोटॉन कहाँ प्रेजेंट है, न्यूट्रॉन कहाँ प्रेजेंट है। इसी बारे में सोचते हुए बहुत सारे साइंटिस्टों ने अपने अपने एक्सपेरिमेंट करने शुरू करे, अपने अपने मॉडल दिए। उसमें से सबसे पहले जो मॉडल दिया था वो थॉमसन साहब ने दिया था, जिसको हम थॉमसन मॉडल के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा हम? थॉमसन मॉडल के नाम से जानते हैं। थॉमसन साहब ने क्या बोला था? थॉमसन साहब प्रपोज दैट एन एटम कंसिस्ट ऑफ ए यूनिफॉर्म स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज in which electron are embedded to maintain the electrical neutrality of atom। कहने का मतलब यह है कि थॉमसन साहब ने बोला था जो एटम होता है वो एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर होता है, एटम क्या है बेटा? एक पॉजिटिव चार्ज स्फीयर है, ऐसा रदरफोर्ड साहब ने बोला था। और उसके अंदर इलेक्ट्रॉन जो है वो एम्बेडेड होते हैं, धसे होते हैं। पॉजिटिव स्फीयर हो गया ये, और बेटा ये क्या हो गए? इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है बच्चों, इस मॉडल को प्लम पुडिंग मॉडल या वाटरमेलन मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे तरबूज होता है, तरबूज में जो रेड पार्ट होता है, रेड पार्ट इज द पॉजिटिव पार्ट एंड द सीड्स ऑफ द वाटरमेलन इज द इलेक्ट्रॉन, और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं जिससे कि एटम क्या हो जाए? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाए। लेकिन ये मॉडल बहुत समय तक नहीं चल पाया, इसमें कुछ ड्रॉबैक्स थी। ड्रॉबैक्स क्या क्या थी? ड्रॉबैक्स बेटे पहली तो ये थी, इट वाज अ स्टैटिक मॉडल। ये एक स्टैटिक मॉडल था, ठीक है ना? इट डज नॉट टेल एनीथिंग about the movement of electron। इसने इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के बारे में कुछ नहीं बताया था, या कह सकते हैं इट डज नॉट टेल एनीथिंग अबाउट द न्यूक्लियस। इट डज नॉट टेल एनीथिंग about the nucleus। ठीक है बेटा? एंड मास ऑफ द एटम इज कंसिडर्ड टू बी इवेंटली स्प्रेड ओवर द एटम, और एटम के अंदर जो उसका मास है ना फैला हुआ है। और कह सकते हैं कि रदरफोर्ड मॉडल की कोई भी चीज नहीं बता पाया। ठीक है? और ये मॉडल फ्लॉप हो गया, इसकी कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी थी नहीं। ठीक है, नोट करो बेटा। आफ्टर द फेलियर ऑफ थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड साहब ने अपना मॉडल दिया, जिस मॉडल को अल्फा स्कैटरिंग मॉडल या रदरफोर्ड मॉडल के नाम से जाना जाता है। इनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या किया था? रदरफोर्ड साहब ने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट कराई थी गोल्ड फॉइल पर। अल्फा पार्टिकल का जो सोर्स था वो कोई रेडियो एक्टिव सब्सटेंस था, जैसे कोई रेडियम से अल्फा पार्टिकल लिए।
जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की बम्बारमेंट कराई गोल्ड फॉइल पर, तो उन्होंने देखा कि बहुत सारे पार्टिकल तो सीधे निकल गए, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पर डाइवर्टेड हो गए, और लगभग 20,000 में से एक पार्टिकल बाउंस बैक हो गया, मतलब जिस पाथ पे गया उसी पाथ पर वापस आ गया, उसका जो एंगल था वो 180 डिग्री था। तो ऐसा करने पर उन्होंने देखा कि जब बहुत सारे अल्फा पार्टिकल मैक्सिमम सीधे निकल रहे थे, कुछ पार्टिकल कुछ एंगल पर डाइवर्टेड हो गए, 20,000 में से एक पार्टिकल जैसा गया वो वैसे ही वापस आ गया। ठीक है ना? ठीक है बेटा। तो उससे उन्होंने अंदाजा लगाया, क्या कंक्लूजन निकाला? उन्होंने कंक्लूजन निकाला कि एटम का जो मैक्सिमम पार्ट है वो खाली है, उसके सेंटर्ड में एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, जिसको उन्होंने न्यूक्लियस बोला। यानी उन्होंने बताया एटम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, वन इज द न्यूक्लियर पार्ट, another is the extra nuclear part। ठीक है ना? जो न्यूक्लियर पार्ट था उसको न्यूक्लियस बोला। यानी द पॉजिटिव चार्ज हैवी मास which occupy only a small volume in atom called nucleus, it's supposed to be present at the center of atom। nucleus contain proton and neutron which is collectively called nucleons, and electron revolve around the nucleus in extra nuclear part। क्या मेरी बात समझ में आ गई? जो न्यूक्लियर पार्ट है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन प्रेजेंट है, जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। न्यूक्लियस। और जो इलेक्ट्रॉन है वो रिवॉल्व करते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई? दूसरी बात, कभी कभी जेई में पूछा जाता है कि अगर एक्स पार्टिकल मूव एट 30 डिग्री एंगल, देन हाउ मेनी पार्टिकल मूव इन 60 डिग्री एंगल। ठीक है ना? यानी द रिलेशन बिटवीन number of deflected particle, number of deflected particles and deflection angle थीटा इज, क्या होता है बेटा? म्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2 का होल 4। ठीक है बेटा? ये नोट्स में थोड़ा सा गलत लिखा है, इसको आप चेक कर लेना, ठीक कर लेना नोट्स के अंदर, है ना? मिस प्रिंट हो गया था बेटा। एक बार ध्यान रखना
कि आपको नोट्स, ये स्टडी करने के लिए आपके पास नोट्स होना बहुत जरूरी है। विदाउट नोट्स आप नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है ना। तो जिस बच्चे के पास नोट्स नहीं है वो मेरे से नोट्स ले ले, ठीक है। तो बेटा अगर हम बात करते हैं म्यू जो है, म्यू क्या है यहां पर, डिफ्लेक्टेड पार्टिकल। और थीटा क्या है मेरा, एंगल, डिफ्लेक्शन एंगल थीटा हो गया, ठीक है ना। अगर हम बात करें जितना थीटा होगा ज्यादा, अगर हम एंगल को इंक्रीज करेंगे तो पार्टिकल क्या हो जाएंगे मेरे, डिक्रीज हो जाएंगे। मैंने बताया ना, कुछ पार्टिकल सीधे निकल के कुछ कुछ एंगल पर डिफ्लेक्टेड हुए, यानी जो डिफ्लेक्टेड हुए वो जितने कम पार्टिकल होंगे उनका एंगल उतना ज्यादा होगा, जितने ज्यादा पार्टिकल होंगे उनका एंगल उतना कम होगा, ठीक है। तो ये बात समझ में आई। दूसरी बात, एज एटॉमिक नंबर, यहां समझ लेते हैं, यहां पर, यहां से यहां आ जाता है बेटे ना इस टॉपिक को। जेड, जेड क्या होता है, एटॉमिक नंबर। अगर मैं एटॉमिक नंबर को इंक्रीज करूंगा तो मेरे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी इंक्रीज होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इंक्रीज होंगे तो मेरे जो रिपल्शन है वो भी इंक्रीज होगा। रिपल्शन इंक्रीज होगा तो थीटा जो डिफ्लेक्शन एंगल है वो भी इंक्रीज होगा, थीटा इंक्रीज होगा तो डिफ्लेक्टेड पार्टिकल डिक्रीज होंगे। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, ये भी जेईई में पूछा गया है, ठीक है बेटा। पहले इसमें नोट करो फिर आगे पढ़ाते हैं। क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ deflected alpha particles, deflected alpha particles scattered at angle 60 degree are 160 per second, then how many alpha particle deflected at angle 90 डिग्री, ठीक है बेटा। उसने बोला नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल स्कैटर्ड, मतलब अल्फा पार्टिकल जो स्कैटर हो रहे हैं 60 डिग्री एंगल पर कितने हो रहे हैं, 160 हो रहे हैं। तो 90 पे कितने हो गए, ऑप्शन दे दिया 40, सेकंड 160 ही, थर्ड 180 और फोर्थ 200, ठीक है। अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया, नंबर ऑफ डिफ्लेक्टेड पार्टिकल्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा बाई 2 का होल 4। और मैंने बताया कि अगर थीटा को इंक्रीज करेंगे तो म्यू डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। यानी अगर हम एंगल इंक्रीज करते हैं तो डिफ्लेक्शन ऑफ पार्टिकल डिक्रीज हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन 60 डिग्री पर तो कितने हो रहे थे, 160, 60 डिग्री एंगल पर कितने हो रहे थे बेटा, 160 हो रहे थे। तो 90 जब डिग्री करेंगे यानी एंगल हमने बढ़ा दिया तो पार्टिकल क्या जाएंगे, घट जाएंगे। पार्टिकल घट जाएंगे यानी क्या होगा, 160 से कम हो जाएंगे, और 160 से कम वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो क्या, 40, ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ गई?
सोल्व करके देख लेते हैं, ठीक है ना। सोल्व कैसे करते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल 160 है, कितने पर, 60 डिग्री पर, 1 अपॉन साइन 60/2 का होल 4, या 160 1 अपॉन साइन 30 का होल 4, या 160 साइन 30 की वैल्यू क्या, 1/2 का होल 4, यानी 2 का 4 16, यानी 160 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कितना आएगा, 16। ये मेरी इक्वेशन फर्स्ट हो गई। दूसरी, कितने पार्टिकल मूव करेंगे, इसको म्यू रखो, 1 अपॉन साइन 90/2 का होल 4, तो म्यू इज इक्वल टू साइन 45 का होल 4, साइन 45 की वैल्यू क्या आती है, 1/√2 का होल 4, यानी क्या आ जाएगा, म्यू इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4, इक्वेशन 2, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड क्या हो जाएगा, 160 अपॉन म्यू इज इक्वल टू 16/4, कैंसिल हो जाएगा बेटा, म्यू इज इक्वल टू 40 आंसर, ठीक है बेटा, नोट करो उसको। बेटा रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम से हमें ये तो पता चला कि एटम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूक्लियर पार्ट और दूसरा क्या होता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। न्यूक्लियर पार्ट के अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। किसी भी एटम का जो टोटल मास होता है वो उसको न्यूक्लियस पे डिपेंड करता है, और किसी भी एटम का वॉल्यूम उसके एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट पर डिपेंड करता है। तो जो रिजल्ट हमें रदरफोर्ड मॉडल से मिले वो मैं आपको बताना जा रहा हूं, रिजल्ट ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। सबसे पहले हमें पता है कि जो एटम का न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है, यानी रेडियस ऑफ एटम 10⁻⁸ सेंटीमीटर, 10⁻⁻10 मीटर। दूसरा हमें पता लगा कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस कितना होता है, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस 10⁻13 सेंटीमीटर, ये 10⁻15 मीटर, ठीक है बेटा। तो रेडियस ऑफ एटम अपॉन रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का रेशो निकालते हैं तो क्या आएगा बेटा मेरा, 10⁻10 अपॉन 10⁻15, ये 10⁵। तो हम बोल सकते हैं कि रेडियस ऑफ एटम जो है वो 10⁵ टाइम्स ग्रेटर है रेडियस ऑफ न्यूक्लियस से। तो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि न्यूक्लियस बहुत छोटा होगा और जो रेडियस ऑफ एटम है वो बहुत ज़्यादा होगी। क्या बात समझ में आ रही है। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरे पॉइंट पर, इसको हम पहला वॉल्यूम निकालें। वॉल्यूम ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का रेशो ले तो वह कितना आएगा। वॉल्यूम ऑफ एटम क्या आ गया बेटा, 4/3 पाई आर ए क्यूब, 4/3 पाई आर एन क्यूब, ठीक है बेटा। इसकी जो वैल्यू है वो आपको पता ही है, 4/3 पाई से तो कैंसिल हो जाएगा। एटम की कितनी हो जाएगी, 10⁸ का होल क्यूब, न्यूक्लियस कितनी हो जाएगी, 10⁻13 का होल क्यूब, और ये अप्रोक्स आ जाएगी 10⁻15। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा, बताओ। तो हम बोल सकते हैं
वॉल्यूम ऑफ एटम इज ग्रेटर देन 10⁵ टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? फिर तीसरी बात क्या था? तीसरा पॉइंट बेटा, द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस, किसी भी न्यूक्लियस की जो रेडियस थी वो क्या थी? इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। यही से कर दे तीसरा पॉइंट, द रेडियस ऑफ एनी न्यूक्लियस is directly proportional to the square root of the nucleus। ठीक है बेटा, यानी हम बोल सकते हैं आर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके थे? क्यूब रूट ऑफ न्यूक्लियस। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं इस तरह से, आर इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। आर तो कोई भी रेडियस होगी, रेडियस ऑफ एटम। ए क्या हो गया मेरा? मास नंबर बोल सकते हैं हम इसको। न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आर नोट क्या था मेरा? कांस्टेंट था। आर नोट की जो वैल्यू थी, वैल्यू रेंज, जो रेंज थी आर नोट की वैल्यू की बेटा 1.1 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर टू 1.44 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर थी। लेकिन न्यूमेरिकली हम जो अप्रोक्स यूज करते हैं वो करते हैं 1.33 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर या 4/3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर। बेटा इस वाले फार्मूले पर न्यूमेरिकल भी आते हैं, आप इसको नोट कर लीजिए, कोई दिक्कत हो बताइए। चलो फिर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द रेडियस ऑफ फॉलोइंग न्यूक्लियस of atom having mass number। फर्स्ट एटम ए है जिसका मास नंबर 27 है। सेकेंड एटम बेटा क्या है? बी है, इसका मास नंबर 729 है। थर्ड एटम सी है जिसका मास नंबर क्या है बेटा? 19683 है। सॉल्व करो। चलिए मैं सॉल्व करता हूं, एक बार चेक कर लीजिएगा अपना कंसेप्ट। आप अपना सॉल्यूशन चेक करिए। अभी मैंने फार्मूला बताया था R इज इक्वल टू आर नोट ए की पावर 1/3। ए क्या था मेरा? मास नंबर। R इज द रेडियस ऑफ द न्यूक्लियस ऑफ एनी एटम। R नोट इज द कांस्टेंट। R नोट की जो कॉमन वैल्यू मैंने बताई थी क्या करनी थी? 4/3 इंटू 10⁻³ सेंटीमीटर रखनी थी। ए मास नंबर फॉर फर्स्ट के लिए क्या है मेरा? 27 की 1/3।
ये किसका हो गया बेटा 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 3 का होल क्यूब इंटू 1/3। इससे कैंसिल हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आएगी 4 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। ये मेरा फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट करते हैं। R इज इक्वल टू 4/3 इंटू 10⁻⁻13। इसका जो मास नंबर है वो कितना है बेटा 729 अपॉन की पावर 1/3। 729 किसका होता है बेटा 27 का क्यूब होता है, सॉरी 9 का क्यूब होता है। 9 इंटू ये कैंसिल हो जाएगा बेटा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा 12 इंटू 10⁻13। थर्ड वाला बेटा R इज इक्वल टू वही आ जाएगा 4/3 इंटू 10⁻⁻13 19683 जो मास नंबर गिवन है की पावर 1/3। ये मेरा किसका हो जाएगा बेटा 27 का क्यूब है। 4/3 इंटू 10⁻⁻13 27 का होल क्यूब इंटू 1/3 कैंसिल हो जाएगा। 3 9 जा 27 36 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। चेक कर लो बेटा आंसर। आफ्टर रदरफोर्ड मॉडल क्या पता चला? रदरफोर्ड साहब ने बताया कि एटम इज मेड अप ऑफ 2 पार्ट्स, वन इज द न्यूक्लियर पार्ट, अनदर इज द एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। इन न्यूक्लियर पार्ट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर प्रेजेंट एंड इन एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट इलेक्ट्रॉन आर रिवॉल्व। ये अपना मॉडल समझा ही रहे थे, तो वहां बैठे हुए एक साइंटिस्ट थे नील्स बोर, उन्होंने इनकी कुछ कमियां बताई। तो पढ़ते हैं बेटे ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल। क्या ड्रॉबैक्स थी बेटे रदरफोर्ड मॉडल की? पहली ड्रॉबैक्स जो थी वो थी बेटे पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। Rutherford cannot explain the exact position of electron from the nucleus। Rutherford साहब इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन को बताने में असमर्थ थे। दूसरी क्या थी? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। क्या थी बेटा? स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो वहां जो नील्स बोर साहब बैठे हुए थे, तो नील्स बोर साहब ने पॉइंटेड किया कि रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम इज वेरी अनस्टेबल या इज हाईली अनस्टेबल। उन्होंने बताया कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच वाज प्रपोज्ड बाय द मैक्सवेल, वो क्या थी? इफ ए चार्ज पार्टिकल रिवॉल्व अराउंड द चार्ज पार्टिकल, if a charged particle revolve another charged particle, then it will continuously loses energy and will come closer to the nucleus, and after through a spiral path it should ultimately fall in the nucleus and nucleus will be destroyed in fraction of second, or atom will be destroyed in fraction of second। उन्होंने बताया कि कोई भी, उन्होंने बताया था नील्स बोर साहब ने कि इलेक्ट्रोडायनामिक्स लॉ के अकॉर्डिंग या क्लासिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो कि क्लार्क मैक्सवेल ने प्रपोज की थी कि कोई भी चार्ज पार्टिकल किसी भी चार्ज पार्टिकल के चारों तरफ रिवॉल्व करता है तो वो अपनी एनर्जी को रेडिएट करता है या लॉस करता है। अगर ऐसा है कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व पॉजिटिव चार्ज दैट इज न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव चार्ज, तो ये एक स्पाइरल पाथ बनाएगा और स्पाइरल पाथ बनाता हुआ अल्टीमेटली न्यूक्लियस में गिर जाएगा। अगर ये न्यूक्लियस में गिर गया तो एटम क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा कुछ पॉसिबल था नहीं।
तो इस बात की एक्सप्लेनेशन रदरफोर्ड साहब नहीं दे पाए। ये रदरफोर्ड साहब की क्या थी, ड्रॉबैक्स थी। आपको मेरी बात समझ में आई, नोट करो उसको। नया टॉपिक अबाउट द चार्ज। चार्ज के बारे में डिटेल स्टडी तो आपके फिजिक्स में होगी, लेकिन जितना आपको केमिस्ट्री में यूज हो रहा है उतना मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है बेटा। पहला पॉइंट है बेटा, चार्ज इज अ क्वांटाइज्ड। चार्ज क्या है, क्वांटाइज्ड है। चार्ज का फार्मूला होता है Q इजिकल टू एन ई। क्वांटाइज का मतलब क्या है कि जो n की वैल्यू है वो इंटीजर वैल्यू होगी, 1 2 3। n की वैल्यू कभी भी फ्रैक्शनल नहीं होगी, जैसे 1.5 2.5 एटसेट्रा। दूसरी बात, चार्ज इज ऑफ टू टाइप। एक होता है पॉजिटिव चार्ज, दूसरा होता है नेगेटिव चार्ज। आप लोग जानते हैं कि सेम चार्ज क्या करते हैं, रिपेल ईच अदर, और अपोजिट चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट ईच अदर। अगर हम इलेक्ट्रॉन के चार्ज की बात करें, इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर जो चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटॉन पर ज़्यादा चार्ज है, ठीक है ना, बोथ हैव द सेम चार्ज बट अपोजिट। ठीक है बेटा। तीसरी बात, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। चार्ज एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है बेटा। चौथा पॉइंट, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में दो चार्ज Q1 Q2 एक दूसरे से r डिस्टेंस पर रखे हैं, तो उनके बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फार्मूला क्या हो गया, फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रिक फोर्स का फार्मूला क्या होगा बेटा, F इजिकल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। बेटा K क्या है, K कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 Q1 Q2 R स्क्वायर से भी करते हैं। K की जो वैल्यू है वो 1/4πε0 के इक्वल है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। दूसरी बात, अगर हम SI यूनिट में लेते हैं, इन SI यूनिट, जो R की वैल्यू तो मीटर में होगी और Q1 Q2 की वैल्यू किस में होगी, कूलम में। तो यहां पर जो K की वैल्यू है वो कितनी होगी बेटे, 9 इंटू 10⁻⁹। अगर हम CGS में बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं इन CGS सिस्टम, तो R की वैल्यू क्या होगी बेटा, सेंटीमीटर में, और Q1 Q2 की वैल्यू किस में होगी बेटा, ESU में। ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो यहां पर K की वैल्यू क्या होगी बेटा, 1 होगी। ये बात आप ध्यान रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट बात, अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में ही दो चार्ज Q1 Q2 है, उनके बीच की डिस्टेंस R है, तो उनके बीच में लगने वाली पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा बेटा, K Q1 Q2 अपॉन R, बस स्क्वायर नहीं आएगा। हम बोल सकते हैं 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R। ये फार्मूला भी आप ध्यान रखेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ रही है बेटा। अब नेक्स्ट बात, अगर कोई चार्ज पार्टिकल Q किसी सरफेस पे रखा है जिसकी पोटेंशियल, इसका पोटेंशियल कितना है, V वोल्ट है, ठीक है ना, तो वहां एनर्जी का फार्मूला क्या होगा, इफ ए चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट चार्ज पार्टिकल Q
present on any surface having potential V volt, then एनर्जी इज इक्वल टू क्या आ जाएगी बेटा, Q इंटू बी। एक फार्मूला आपका ये तैयार हो गया। एक वर्ड हम इस चैप्टर में बहुत यूज करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ईवी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है बेटा, अगर मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखता हूं जहां पोटेंशियल क्या है, V वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये नेगेटिव प्लेट होगी, ये पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा। जब वो पॉजिटिव की तरफ मूव करेगा तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होगा बेटा, Q इंटू वी होगा, ठीक है ना। और Q क्या है मेरा, इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हो गया वो E इंटू वी हो गया। ये फार्मूला आप भी ध्यान रखेंगे। E क्या हो गया बेटा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसे सोडियम आयन पर 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, मैग्नीशियम आयन पर कितना है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, एल्युमिनियम पर कितना हो गया बेटा, एल्युमिनियम आयन पर हो गया बेटा 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज। क्या आपको मेरी ये बात समझ में आ रही है बेटा। नेक्स्ट, पहले इसे नोट कर लो। तो बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू निकालेंगे, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁻⁹ ठीक है बेटा। V कितना हो गया मेरा, 1 वोल्ट, तो 1 EV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ये आप ध्यान रखेंगे। अगर वो इसकी वैल्यू किलो जूल पर मोल में पूछता है, हमें पता है 1 मोल इज इक्वल टू होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। अब यहां पर तो 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे थे, अब यहां पर किसकी आएगी, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आएगी। तो पहले हम जूल को किलो जूल में चेंज करेंगे, 1 EV इज इक्वल टू क्या जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल को किलो जूल में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, और मोल में करने के लिए 6.023 इंटू 10⁻23 से करेंगे। यानी वो कितना आ जाएगा बेटा, अप्रोक्स आ जाएगा 96 किलो जूल पर मोल 1 EV। तो आप ये दोनों डाटा याद रखेंगे कि 1 EV की जूल में कितनी वैल्यू होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ और किलो जूल पर वोल में कितने होते हैं, 96। अगर हम बात करते हैं बेटे ग्रेविटेशनल फील्ड की, ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर फोर्स का फार्मूला होता है F इज इक्वल टू ma,
ए एस्केलेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा तो एफ इजिकल टू एम जी। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या होगा बेटा, एम जी एच। और काइनेटिक एनर्जी का जो फार्मूला होगा बेटा हाफ एम वी स्क्वायर। ये आप 9th में पढ़ चुके हो, 9th 10th में, इसको आप नोट कर लीजिएगा ना। ये फार्मूले आपको ध्यान रहने चाहिए क्योंकि ये न्यूमेरिकल में बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे।